Good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास हमने हमारे लाइफ प्रोसेसेस के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन बहुत डिटेल में अच्छे से कर लिया है, क्वेश्चंस एमसीक्यू सब कुछ अच्छे से कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजी की अलग बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, कोई भी लेक्चर अगर आपको क्लास 10 का देखना है तो आप वहां जाकर चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज अच्छे से देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कोई कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करो। मैं बार बार वीडियोस में ये बातें नहीं कहती हूँ, स्टार्टिंग में एक बार इसलिए कहती हूँ ताकि तुम जैसे जो बच्चे हैं सब देख कर चले जाते हैं कुछ बच्चे, वो ऐसा ना करें, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को करें, ठीक है। उसके बाद मैं टोटली पढ़ाने के ऊपर ध्यान देती हूँ, हमारे लेक्चर्स में और कोई बात नहीं होती है। तो स्पीडली अपनी हेडिंग डालिए भाई, ठीक है, स्पीडली अपनी हेडिंग डालिए भाई, रेस्पिरेशन। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम कहते हैं, सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है। अच्छा मैडम, हमें तो ये बात आज पता चली। ऑब्वियसली ब्रीदिंग सांस लेना है, हवा अंदर जाना, हवा बाहर आना, मतलब ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन ये नहीं है। रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग से जा रही है अंदर, उस ऑक्सीजन को यूज करके खाने को तोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं, इसलिए प्लीज कंफ्यूज ना हो। रेस्पिरेशन के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं, एक तो ब्रीदिंग और एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो बाद में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, पूजा बिश्नोई मैडम ऐसे डाउट्स क्लियर करती है, ठीक है। बच्चों को पूरी जिंदगी डाउट रहता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, मैंने देखो पहले झटके ही तुम्हें डाउट क्लियर कर दिया है। हेडिंग डालिए भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस बाय विच लिविंग में यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। पहली लाइन में लिखा दिया, खाने से क्या बनानी है, एनर्जी। क्या यूज करके, ऑक्सीडेशन यूज करके। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाना, यानी कि खाने का ऑक्सीडेशन करना। खाने का ऑक्सीडेशन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। पहले आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन करा था कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा स्टेप याद है, पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन होता था, दूसरा स्प्लिटिंग होता था, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती थी। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से क्या बना था, ग्लूकोज बना था, और यहाँ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टा ही तो है। और ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 9th क्लास में भी पढ़ते थे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पर सारी की सारी रेस्पिरेशन होती है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वो उसे बाद में एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी है, इसको सेव कर लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको माइटोकॉन्ड्रिया अपने हिसाब से स्टोर कर लेता है, और बाद में हम जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे एटीपी टूटकर मुझे एनर्जी मिल रही है, मैंने खाना खाया हुआ है जिससे मैंने एनर्जी बनाई है, और वो एनर्जी अब मैं बोलने में यूज कर रही हूँ। आगे चलते हैं, हम स्टेप्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि जो हम खाना खाते हैं वो किस किस हिसाब से टूट सकता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पहली बात, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसमें 6 कार्बन है। सबसे पहला स्टेप तो हर किसी में ही इस ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना होता है। आपसे पूछा जाएगा पहला स्टेप क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 6 कार्बन वाले को पायरुवेट में तोड़ना। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, पायरुवेट में टूटना। और एमसीक्यू का फेवरेट सवाल, ये वाला जो स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है। पहला स्टेप तो कॉमन है। पहला स्टेप क्या, ग्लूकोज को हम थोड़ा तोड़ेंगे, सीधा थोड़ी एनर्जी ले लेंगे, पहले ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ेंगे, और पायरुवेट में 3 कार्बन बच जाते हैं, यानी कि 6 कार्बन वाले को 3 कार्बन वाले में तोड़ लिया। इस प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। क्या होता है, 6 कार्बन वाले से
3 कार्बन वाला बन गया। ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, और पायरुविक एसिड कह दो या पायरुवेट कह दो, वो 3 कार्बन एटम का होता है। फिर क्या होएगा मैडम पायरुविक एसिड का? फिर पायरुवेटिक एसिड के 3 स्टेप निकलते हैं। उससे या तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन सकती है, या फिर यीस्ट उससे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, या हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन सकता है। तो पहला स्टेप तो तीनों में कॉमन था, उसके बाद तीनों की किस्मत अलग अलग हो जाती है। तो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, या एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहीं से अगला सवाल निकलता है, मैम क्या डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में? अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन जरूर पढ़ना होता है। तो रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होती है मेरे बच्चा, एक तो ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग, और दूसरा क्या है, उस ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करना। तो रेस्पिरेशन के 2 स्टेप हैं, पहले ब्रीदिंग करना और फिर ऑक्सीडेशन करना। ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ जो हमारा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो रेस्पिरेशन के 2 स्टेप, पहला ब्रीदिंग एंड देन ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ ली तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है मेरे बच्चा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है आपके पास लॉट्स ऑफ अमाउंट में, तो जो ऑक्सीडेशन होगी या जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें बनता क्या, अभी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनती है और बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है और पानी बनता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनती है और वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एब्सेंस। डिफरेंस भी आ सकता है, एक प्रेजेंस में एक एब्सेंस में। एक में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, या तो अल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। अल्कोहल तब बनेगा मेरा बच्चा जब उसकी फर्मेंटेशन होती है, मतलब यीस्ट वगैरह डालते हैं। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब हमारे मसल्स में एनारोबिक, मैम मसल्स में क्यों होती है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है तो सही, कई बारी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कुत्ता पड़ गया हमारे पीछे, या फिर बॉम्ब गिरा दिया किसी ने, हमें बहुत तेजी से भागना है, बचने के लिए जब भी हम भागते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज जिम वगैरह में करते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और हमारा हार्ट उतनी तेजी से ऑक्सीजन पंप नहीं करता है, हमारी बॉडी में उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं मिलती है हर सेल को। इसलिए कुछ सेल जिनमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हैवी एक्सरसाइज के टाइम, वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी लेने के लिए एनारोबिकली रेस्पायर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। मतलब एनर्जी तो मिल जाती है हमें, पर साथ ही साथ दर्द भी मिलता है। इसलिए किसी दिन जिम में फर्स्ट डे जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बाद में मसल्स दर्द करते हैं, फिर मम्मी मसाज करती है, गर्म पानी का सेक करते हैं, ठंडे पानी से बर्फ वगैरह रगड़ते हैं। वो सब इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड बन गया है। यीस्ट और बैक्टीरिया में ये पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, एनारोबिकली कौन रेस्पायर करता है? यीस्ट और बैक्टीरिया, यीस्ट और बैक्टीरिया, यीस्ट और बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? मसल्स में। एक एक बात मेरा बच्चा, थ्योरी चैप्टर है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वाइज। यहाँ देखो, ग्लूकोज पहले 6 कार्बन का था, उसे 3 कार्बन में टूटा, कहां पर? एमसीक्यू आएगा साइटोप्लाज्म में। दूसरा आपसे कहेंगे जब पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो वो कहां टूटता है? एमसीक्यू आएगा यीस्ट में। फिर तीसरा आएगा बनता क्या है? चौथा एमसीक्यू बनता क्या है? तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? मसल्स में भी बन सकता है, उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी तो बन रही है, यहाँ पर एटीपी में बात करें तो 2 एटीपी बनती है, यहाँ पर भी 2 एटीपी बनती है, और यहाँ 38 एटीपी एनर्जी बनती है, यानी कि लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एमसीक्यू आएगा कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सारे एमसीक्यू बता रही हूँ, यीस्ट में होती है, मसल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, इसके बाद अल्कोहल बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा कि किसी भी जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन कैसा होता है, तो आप लिखोगे पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म में टूटता है, फिर उसके बाद यीस्ट में अलग टूटता है, मसल्स में अलग है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अलग है। इन दोनों प्रोसेसेस को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन
कहते हैं। उसके बाद पेन इन मसल्स का मैं बता चुकी हूँ। रनिंग के टाइम, बहुत फास्ट एक्सरसाइज के टाइम कई बार हमें बहुत पेन होता है, क्योंकि एनएरोबिकली रेस्पिरेशन में मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट मतलब जम जाता है, और उसकी वजह से हमें उस पोजीशन पर दर्द होने लग जाता है, जिस पोजीशन में कहते हैं ना मम्मी यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, फिर मम्मी मसाज करती है। मसाज करने से हम उस पार्ट पर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और ऑक्सीजन पहुंचते ही वो सारा का सारा लैक्टिक एसिड टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में बन जाता है। ठीक है, तो पेन से रिलीफ करने के लिए हम रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट के टाइम भी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी वहां पर, या फिर मसाज कर सकते हैं, गर्म वाटर बाथ ले सकते हैं, आइस बाथ ले सकते हैं। तो इससे क्या है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। हम मुद्दा क्या है, हमें उस पॉइंट पर ब्लड पहुंचाना है, और ब्लड ही तो क्या लेकर जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा। तो ये सवाल आता है पेन क्यों होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। उससे छुटकारा कैसे पाए, मसाज करके, रेस्ट करके, वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाकर। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल अभी देखो, एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, कि एनारोबिक एरोबिक में क्या डिफरेंस है, और एनारोबिक से कौन करता है। तो अभी बता के आई हूँ, एनारोबिक से यीस्ट करता है, बैक्टीरिया करता है, और कई बार हमारी बॉडी में मसल्स में भी हैवी एक्सरसाइज के टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंस में, ये एब्सेंस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म में, इसमें CO2 वाटर बनता है, इसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन रहा था, इसमें 38 ATP एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, और इसमें बहुत लेस एनर्जी बनती है। उसके बाद जो भी एनर्जी बनी है, जितनी भी बनी है, वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और बाद में हम ATP को यूज़ करके जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है हम ले लेते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन हुई, जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक होने के बाद जो एनर्जी बनी वो ATP में स्टोर हो गई, और स्टोर होने के बाद राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमें ड्राइव वहां से करनी पड़ती है। उसके बाद भाई एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में दिखी है भाई 1-2 साल पहले। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था कि ऐसे बना के दे दिया था, बताओ इस एक्टिविटी से आप क्या देख रहे हो। पहली बात, इस एक्टिविटी से ये देखा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल्ड एयर में प्रेजेंट है। तुमने क्या किया, हवा से हवा ले ली और उसको लाइम वाटर में डाला। अब हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम प्रेजेंट है, तो उसने तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न नहीं करा, लेकिन फिर हमने ना हमारी सांस छोड़नी शुरू कर दी। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हमने लाइम वाटर में, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, लाइम वाटर को कौन मिल्की टर्न कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम और वो एक्टिविटी भी कराई थी कि बच्चा क्या करेगा, लाइम वाटर ले लेगा और उसमें अपनी सांस छोड़ेगा। कराया था, याद है, नहीं कराया तो जाकर देखो लेक्चर्स 3, 4, 5 फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देखो, वहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज कराई थी। तो जैसे हम अपनी सांस छोड़ना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एक्सेल्ड एयर में जो बाहर छोड़ रहे हैं गैस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो उस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। और इस रिएक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जबकि हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यही सब मैंने लिख भी दिया, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। जो हम छोड़ रहे हैं गैस वो तो फटाक से कन्वर्ट कर देंगी, लेकिन एटमॉस्फेयर वाली हवा बहुत टाइम लगाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम तो क्विकली टर्न कर देंगे, लेकिन सिरिंज या पिचकारी से कोई हवा डालेंगे वो बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं करेगी। इस जो एक्टिविटी है इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है जो एयर हम छोड़ रहे हैं उसमें। दूसरा क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है मेरा बच्चा, ऑक्सीडेशन ऑफ, जो हमारा ये अभी यीस्ट में हमने करा था, एनारोबिकली रेस्पायर करता है शुगर का ऑक्सीडेशन। शुगर क्या होती है, ग्लूकोज होता है। हमने पढ़ा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सबसे पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या टूटता है, पायरुविक एसिड में। उसके बाद पायरुविक एसिड के अंदर अगर हम यीस्ट डाल दे तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करके अल्कोहल बना देता है, और इसी स्टेप को, इस पायरुविक एसिड का अल्कोहल बनने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे। तो शुगर सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें यीस्ट डाल दिया, और हमने क्या देखा, क्या प्रोडक्ट्स बने हैं, अल्कोहल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना है। तो यही मैंने लिख दिया, अल्कोहल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देगी, टर्न कर देगी मिल्की। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल।
उसके बाद हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है मेरा बच्चा। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबको पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं कॉन्टिन्यूसली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो कि आगे अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोस्ट्रिल से अंदर जाना, फिर नसाल पैसेज, लैरिंक्स, फाइनेक्स, ठीक है, कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन जो सिंगल सेलुलर होता है, हमारे पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो सिंगल सेल वाले हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन से ही अपना काम करते हैं। तो यही लिखा है, हमारे पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बाकी जो सिंगल सेलुलर है वो डिफ्यूजन से ही, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है डिफ्यूजन से ही सारा काम करते हैं। गैसियस एक्सचेंज करवाया था 9th क्लास में भी, सेल वाले चैप्टर में, कि जो सिंगल सेलुलर होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज सेल और उससे करते हैं, डिफ्यूजन से करते हैं। किसी ने नहीं करा हुआ तो आप भी देख लो, 9th क्लास की वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इन प्लांट्स ऑल्सो डिफ्यूजन, प्लांट्स में भी डिफ्यूजन से हो जाता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, जो कि हम अभी अगले ही नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे। जैसे कुछ फिशेस वगैरह होती हैं वो गिल्स वगैरह से करती हैं अपने, फिशेस क्या है, ऑक्सीजन लेती है पानी के अंदर से, गिल्स होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, हमारे पास लंग्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। तो गिल्स के ऊपर से पानी निकलता है और वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है। जो एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं, इस बात की भी बात हम करेंगे। और इस पर ही आता है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 2 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आया है ये, 2018 के बाद हर साल ये 2 मार्क्स में सवाल पूछा गया, 2025 में भी पूछा जाएगा कि जो फिशेज होती हैं वो फटाफट सांस क्यों लेती हैं। अब भाई देखो, हमें तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेनी है और एटमॉस्फेयर में 22% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन फिशेस बेचारी जो हैं वो पानी में से ऑक्सीजन लेती हैं और पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व्ड फॉर्म में है और बहुत कम है। तो एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पर रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो पानी में रहते हैं वो फटाफट सांस लेते हैं, क्योंकि बेचारे कंपेयर्डली वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और डिजोल्व्ड फॉर्म में भी है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लेस है, एक्वेटिक एलिमेंट्स पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर है। 2 नंबर में यही आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं हमारे पास, जो हम हैं वो तो लंग्स से एक्सचेंज करते हैं, अभी पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन नॉट प्रॉब्लम, हमारे लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है टेरेस्ट्रियल के लिए, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट स्लो होता है। लेकिन फिशेज हैं उनको हमारे पास डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेती है और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए वो बेचारे फटाफट सांस लेते हैं। ये पूछा जाएगा, 100 की 100 पूछा जाएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स फटाफट सांस क्यों लेते हैं, तो आप लिखोगे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन डिजोल्व्ड फॉर्म में है और उनको डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेनी है जो कि कम है, इसलिए वो फटाफट सांस लेते हैं। उसके बाद हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं अच्छे से। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नॉस्ट्रिल से। ये जो दो ये तो देखो नोज है, नोज के ये जो 2 होल्स हैं इनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, यहाँ से हवा अंदर लेते हैं। फिर नसाल पैसेज, ये पूरा पैसेज है अंदर तक, नसाल पैसेज पूरा चैनल है जहाँ से हवा अंदर जाती है। नसाल कैविटी है, ये अंदर कैविटी मतलब ये खाली जगह है, इसके अंदर क्या देखो, अंदर बाल हैं, हेयर्स हैं, सबको पता है, लाइनिंग है, हेयर्स है, म्यूकस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आएगा यहाँ से कि नसाल कैविटी में हेयर्स क्यों होते हैं, वो फिल्टर करते हैं गैस को, वेरी इंपॉर्टेंट, टू वार्म एंड मॉइस्चराइज द फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स। लंग्स के पास पहुंचने से पहले हम उसको फिल्टर करते हैं, इसीलिए कहते हैं स्मॉग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा स्मॉग करता है उसके ये हेयर्स जल जाते हैं, फिर पूरे चांसेस रहते हैं कि उसकी हवा फिल्टर्ड नहीं जाती है और गंदगी लंग्स में जम जाती है, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी स्मॉगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो नसाल कैविटी में म्यूकस होते हैं, हेयर्स होते हैं जो हमारी हवा को फिल्टर्ड पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद फेरिनेक्स होता है, फिर लैरिनेक्स होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल बता रही हूँ भाई। वो हो गया म्यूकस वाला, हो गया हेयर वाला, हो गया। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऐसे ऐसे रिंग्स बनी हुई, अगले डायग्राम में अगले पेज पे फोटो है, यहाँ पे फेरिनेक्स है, इसमें रिंग्स बनी हुई है, इनका क्या काम है। तो रिंग्स इंश्योर करती हैं कि हमारे हवा का जो प्रेशर उसमें कोलैप्स ना हो, मानो बैलून है उसमें से हवा निकल जाए तो वो ऐसे पिचक जाता है ना,
हम नहीं चाहते हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे पिच के, इसलिए यहाँ पर ऐसे 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 रिंग्स बनी हुई हैं जो हवा के पैसेज में कमी या ज़्यादा भी हो तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, तो इंश्योर करता है कि एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब सिकुड़ने नहीं देता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा एयर पैसेज को कोलैप्स होने में कौन बचाता है, एमसीक्यू में आप लिखोगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कहाँ प्रेजेंट है, फेरिनेक्स में। ये देखो मैंने दिखाई हुई है, ट्रैकिया हो गया यहाँ पे, ये फेरिनेक्स हो गया, फिर यहाँ पे ये इस पूरे पाथ को ट्रैकिया कहते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे ये लैरिनेक्स है, फेरिनेक्स है, माउथ कैविटी है, नसाल है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये देखो ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है ना, तो ये जो हमारा सिस्टम है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद ये ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया पूरा रेस्पिरेटरी, ये जो चैनल हो गया वो, और ये आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रॉन्ची में। ब्रॉन्ची मतलब ये दो हिस्सों में टूट गया, फिर आगे आगे और हिस्सों में टूटता गया, ब्रॉन्चियोल्स हो गए, और एंड में क्या होता है, एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, एल्वियोलाई होता है। फिर उसके बाद ये किससे कवर होते हैं, लंग्स, रिम्स से। हमारे यहाँ पे छाती में देख रहे हो रिब्स होते हैं, ठीक है, तो हमारी पूरा डायफ्राम और रिब्स से ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। लैरिनेक्स क्या होता है हमारे पास, इट इज द हाउसेज ऑफ वोकल कॉर्ड, हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो जो पिच को कन्वर्ट करते हैं, हमारे जो मैं ऊंचा बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ वो, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया क्या होता है, आगे जो हमारा फेरिनेक्स था वो ट्रैकिया और इसमें टूट जाता है पूरा, विंड पाइप कह लो, इसोफेगस कह लो, यहाँ पे हमारे पास टूट जाता है। लैरिनेक्स वॉइस बॉक्स भी होता है, कनेक्ट्स द वॉइस बॉक्स एंड टू द ब्रॉन्ची, ठीक है। ट्रैकिया आगे ब्रॉन्ची से कन्वर्ट हो जाता है और फिर आगे और वो ब्रॉन्ची ब्रॉन्चियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रॉन्ची क्या होता है, द एयर मिड मेन पासवे है, ठीक है। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्ची हो गया, फिर ब्रॉन्चियोल्स हो गया और फिर एल्वियोलाई हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ विंड पाइप। जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप होता है। विंड पाइप आगे जाके ब्रॉन्चियो से टूटती है, फिर ब्रॉन्चियोल से टूटती है और एंड में एल्वियोलाई से टूट जाती है। द ऑक्सीजन गोज टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द लंग्स, यहीं से इसी पैसेज से होते हुए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ब्रॉन्चियोल्स। ब्रॉन्ची आगे आगे और छोटे छोटे में टूट जाती है जो लंग्स तक पहुंचती है, ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं इसको। और यहाँ से नोज से, माउथ से एयर पैसेज एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम ब्रॉन्चियोल्स का। ये ब्रॉन्ची टूटी, फिर ब्रॉन्चियोल्स टूटी और ब्रॉन्चियोल्स एंड में किससे कनेक्ट है, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई क्या है, सबसे पतली है अभी, फाइनली बैलून स्ट्रक्चर की है, बहुत ज्यादा फाइन है और यहीं से एक्सचेंज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाएगा गैसियस एक्सचेंज किस परत के है, लाइक इतनी पतली सी स्क्रीन है बिल्कुल, इसके अराउंड ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। एल्वियोलाई के बाहर क्या है, ब्लड। एल्वियोलाई के बाहर क्या है, ब्लड। एल्वियोलाई के बाहर क्या है, ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन गई और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि लंग्स और ब्लड स्ट्रीम को कौन तोड़ता है, एल्वियोलाई। कौन जोड़ता है, सॉरी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की एक पतली सी परत है जो ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन देती है ताकि वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा दे और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आती है और फिर वापिस इसी रास्ते से होते नोस्ट्रिल्स से बाहर निकल जाती है। एल्वियोलाई वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे डायग्राम में देख लो, ये देखो एल्वियोलाई बैलून टाइप स्ट्रक्चर है, देखो छोटे 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 बने हुए और इसी को मैंने जूम करके बड़ा दिखाया है, एल्वियोलाई ऐसे होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं ब्लड स्ट्रीम्स भाई, जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है सारा ब्लड ही तो आगे लेकर जाता है हर सेल के टिश्यू तक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापिस से लाकर दे देता है वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, सोच के देखो, सांस को अंदर लेना, सांस को छोड़ना, सांस को अंदर लेना। क्या तुम रिब्स और डायफ्राम में कोई ऐसा महसूस कर रहे हो, कुछ चेंजेस? बिल्कुल कर रहे हैं। इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं फिर एक्सहेल का पढ़ेंगे। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी ये चेस्ट कैविटी है, थोरैक कैविटी है और ये रिब्स है, ये लिफ्ट हो जाते हैं। देखो छाती ऊपर आ गई ना, ऊपर आ गई। ऊपर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर स्पेस बढ़ गई तो सांस अंदर चली गई और यहाँ पर जब बाहर निकालनी है वापस नीचे चली गई। तो जब नीचे गई तो प्रेशर से बाहर निकल गई, ऊपर आई तो प्रेशर से अंदर खींच ली। तो थोरैक कैविटी बाहर, सांस अंदर, थोरैक कैविटी अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और डायफ्राम क्या है इस केस में, देखो सांस अंदर ले, ये ऊपर और ये फ्लैट,
जो तो यहाँ यहाँ होता है हमारे डायफ्राम, वो ऊपर आ गया, और इसमें डायफ्राम वापस से डॉम नीचे चला गया, डायफ्राम बिकम्स डॉम शेप। डॉम शेप्ड होता है ऐसे और फ्लैट होता है ऐसे। और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, हवा एंटर कर जाती है, और यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और हवा बाहर चली जाती है। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, हमेशा थोड़ी ना थोड़ी रेजिडुअल, रेजिडुअल होता है बचा हुआ, रेजिडुअल स्पेलिंग देख लेना भाई, रेजिडुअल, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है ताकि कोलैप्स ना हो एयर पैसेज। तो ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने बता दी। फिर से ये दिखाया हुआ है भाई। अच्छा, इस पैसेज का भाई एमसीक्यू आया हुआ है, बोर्ड में एमसीक्यू आया है कि सीक्वेंस में लिखो, तो लिखोगे नॉस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद नसाल पैसेज, फिर उसके बाद लिखोगे फेरिनेक्स। बच्चे फेरिनेक्स लैरिनेक्स में कंफ्यूज होते हैं, फिर लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया। फेरिनेक्स आता है पहले, फिर आता है लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर ब्रॉन्ची, फिर ब्रॉन्चियोल्स, फिर एल्वियोलाई, फिर ब्लड स्ट्रीम। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो ये 1 मार्क में अरेंज करना आएगा आपको, ठीक है। रिब्स से ये सिक्योर्ड होता है, ये देखो मैंने दिखाया है, जब एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, ये ऐसे हो जाता है एक्सेल के टाइम में, ये इनहेल के टाइम पे फ्लैट अंदर, और ये एक्सेल तो बाहर चली जाती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम हमारा खत्म करेंगे कि एल्वियोलाई कैसे डिजाइन होते हैं। तो एल्वियोलाई वो होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, ये ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होते हैं। जब हमारी रिब्स लिफ्ट होती हैं, डायफ्राम फ्लैटन होता है, तब चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बन जाता है और एयर अंदर सक हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लाकर वापस से एल्वियोलाई को दे देता है और एल्वियोलाई पूरा उसको बाहर निकाल देता है। तो ये क्वेश्चन आएगा भाई 3 मार्क्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, एल्वियोलाई कैसे डिजाइन होता है। तो एल्वियोलाई बहुत पतला होता है और उसके आस पास में ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं ताकि ब्लड में ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस ले लेगा। तो ऐसे तो एक्सचेंज हुआ ना, एक देगा एक लेगा। उसके बाद भाई हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। हमारा ब्लड में जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, वो रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। इसका दूसरा नाम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। जिसको नहीं पता एमसीक्यू के लिए लिख लो भाई, एमसीक्यू का सवाल है, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नेम द भाई बहुत एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे बहुत कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, अब भाई हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही तो ऑक्सीजन ट्रेवल करती है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रेवल ही नहीं करेगी, ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं करेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो मर ही जाएंगे और अनेमिया भी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये डेफिशिएंसी हो गई तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी ब्लड में तो दिक्कत आ जाएगी अनेमिया। आगे चलते हैं अभी, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है हमने पढ़ा था। गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। एक तो स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। दूसरा लेंटिकल्स से होता है, स्टेम्स के अंदर जो तना है उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको लेंटिकल्स कहते हैं। ये सवाल भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है बोर्ड में, बहुत एमसीक्यू बनते हैं भाई। और कई बार रूट्स में से भी, रूट्स के सरफेसेस से भी हो जाती है हमारे पास। रेस्पिरेशन देखो होती है, रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज होता रहता है वो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कब अंदर जा रही है कब बाहर जा रही है। उसमें जब फोटोसिंथेसिस होता है, मैं दोबारा बता देती हूँ अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ बोल दी हो तो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर। ये गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, स्टोमेटा से हो सकता है, लेंटिकल से हो सकता है, रूट से हो सकता है। रेस्पिरेशन तो हर पार्ट करता है, ठीक है, हर पार्ट रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना, तो रेस्पिरेशन तो प्लांट्स भी करते हैं, लेकिन प्लांट्स में फायदा क्या है, रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फिर वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है उसको बाहर दे देता है बॉडी को। आगे चलते हैं भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस
कहता है एक्वेटिक एनिमल्स तेजी से रेस्पायर क्यों करते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो कि बहुत कम है, फेयरली लेस है, पानी में बहुत कम ऑक्सीजन है, तो वो फटाफट सांस लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। देखो मैं कह भी रही हूँ, करा भी रही हूँ और फिर आंसर लिख के भी दे रही हूँ, कोई नहीं कराता ऐसे। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है किस स्टेप में, पहला पायरुवेट में टूट जाएगा, फिर पायरुवेट के बाद एनारोबिक हो सकती है, एरोबिक हो सकती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में हो सकती है। ये तीनों स्टेप डिटेल में हमने नोट्स में कर लिए हैं, अब तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख के ही दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होती है ह्यूमन बींग्स में, अभी डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आए हैं, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ चिपकने की, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को देखते ही अपने साथ जोड़ लेता है और पूरे बॉडी में फैला देता है। उसके बाद अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी में उतनी सोल्यूबल नहीं होती है एंड हेंस इट्स मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टिश्यू इन द डिजोल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा हेल्प करता है इसको, मतलब हीमोग्लोबिन से नहीं होता है CO2 ट्रांसफर। CO2 ट्रांसफर होता है हमारे पास प्लाज्मा से। ब्लड का पार्ट है, ये आगे पढ़ेंगे। ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। आगे आने वाले ट्रांसपोर्टेशन में यही पढ़ना है कल के लेक्चर में, ठीक है। तो CO2 क्या है, डिजोल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसफर होती है और डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड टू द एयर एंड लंग्स एक्सेल्ड द माउथ एंड नोज से एक्सेल हो जाती है। तो इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन ट्रेवल करती है RBC जो ब्लड में प्रेजेंट है और CO2 जो ट्रेवल करती है प्लाज्मा से जो कि भी ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड ही तो करती है, ट्रांसफर का काम ब्लड का ही तो है। ब्लड का कौन सा पार्ट क्या ट्रांसफर करता है वो भी मैंने बता दिया। लंग्स का डिजाइन कैसा बना होता है एक्सचेंज के लिए, एल्वियोलाई होते हैं, बहुत पतले होते हैं, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की सारी सरफेस ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होती है जो एक्सचेंज करवा देती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है मेरे बच्चे, अभी अभी बता चुकी हूँ। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे पास। रोल क्या है इसका, ये हमारे पास ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन है जो RBC में प्रेजेंट होता है, रेड कलर देता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं हुआ तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और अनेमिया हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है भाई, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, छोटे छोटे डाउट आते हैं बच्चों को इस चैप्टर में, तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन ही उठा लिए हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का रोल बताओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था CO2 बनती है, इथेनॉल बनता है और प्लस एनर्जी बनती है, चाहे थोड़ी बनती है पर बनती तो है। तो ये वाली CO2 जो है जो बिना ऑक्सीजन के बन रही है उसको अगर हम यूज कर ले, यीस्ट डाल दें, मतलब मेरे कहने का मतलब आटे में थोड़ा सा यीस्ट डाल दें तो एनारोबिक रेस्पायर करेगा और CO2 बना देगा और CO2 से आटा फूला फूला बनेगा। इसलिए कई लोग आटा गूंथते वक्त उसमें यीस्ट डाल देते हैं ताकि आटा फूला फूला बने। आटे से फिर अगर हमें पकोड़े बनाने हैं या फिर हमें कोई करना है तो हम इसको बहुत ही फ्लफी फ्लफी बना सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल और लैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या फ़र्क है भाई। लैक्टिक फर्मेंटेशन तो हमारे पास होती है मसल्स में और अल्कोहल बनता है जब यीस्ट की प्रेजेंस में बनता है। दोनों ही पायरुवेट से बनते हैं, एक तो ह्यूमन मसल्स में बनते हैं और एक हमारे पास इसमें बनते हैं। दूसरा हमारे पास गैसियस एक्सचेंज जो डिफ्यूजन है उसके लिए क्या, देखो भाई प्लांट की कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होगी, स्टोमेटा खुलेंगे बंद होंगे और कैसी कंडीशन है इन्वायरमेंट की इस पर डिपेंड करता है। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई पर बच्चों को आते नहीं है पेपर में, ठीक है। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसा स्ट्रक्चर होता है अभी अभी पढ़ा। रूट्स से रेस्पायर कर सकते हैं, स्टेम्स में लेंटिकल्स से कर सकते हैं, लीव्स में स्टोमेटा से कर सकते हैं। ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अभी लेक्चर के दौरान पढ़ाया था। बट क्वेश्चंस के फॉर्म में जब बच्चों से मैडम पूछती है तो बच्चों को लिखना नहीं आता, इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में फेल हो जाते हैं रात में, ऐसा क्योंकि रात में क्या नहीं होती, सनलाइट नहीं होती है। तो रात में सनलाइट ना होने की वजह से रेस्पिरेशन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। पर रेस्पिरेशन तो दिन रात चलती है भाई, रेस्पिरेशन तो एनर्जी तो बनती रहती है बट रेस्पिरेशन इज कीप गोइंग। रेस्पिरेशन हर टाइम होती है, डे में भी नाइट में भी, और उससे क्या है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। इसलिए रात में
ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, इसलिए रात में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पौधा ऑक्सीजन नहीं देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती है। देखो मेरा बच्चा, पौधे में दो चीजें हो रही है, एक तो फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनाता है, एक रेस्पिरेशन तो हो ही रही है, रेस्पिरेशन तो हो ही रही है भाई, एनर्जी तो अंदर बना ही रहा है पौधा भी, हम जैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो भी कर ही रहा है अपनी ग्लूकोज ऑक्सीजन यूज करके। रेस्पिरेशन अब रात में तो चलती चलती है, दिन में भी चलती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में चलती है। तो दिन में तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके हमारी सांस, मतलब हमें कम सांस आती है, हमें सफोकेशन महसूस होती है, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसके बाद लास्ट बात है भाई, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लैंड प्लांट्स जो होते हैं वो रूट्स से लेते हैं, और रूट में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे मानो कोई पौधा है उसमें तुमने फुल पानी पानी भर दिया तो भी वो खराब हो जाता है, क्योंकि पानी जब तुम डालते हो उसके रूट्स में तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो सारी की सारी ऑक्सीजन अगर बाहर निकल गई और ऑक्सीजन नहीं मिली पौधे को, तो वो एनारोबिकली रेस्पायर कर जाएगा, जिसकी वजह से पौधा मर सकता है। तो पौधे में रेस्पिरेशन जरूरी है, अगर तुमने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं छोड़ी तो वो मर जाएगा लैक्टिक एसिड बना के एनारोबिकली रेस्पायर करके। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट हैपेंस टू द वेस्ट मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या पानी निकलता है, पानी को वो ट्रांसपिरेशन से बाहर भेज देता है। और रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारे पास CO2 बनती है कई बार इन आउट ऑफ द प्लांट टिश्यूज इनटू द सराउंडिंग ड्यूरिंग नाइट, नाइट में तो वो क्या करता है उसको बाहर फेंक देता है, इसलिए रात में नहीं सोना चाहिए, लेकिन दिन में उसी CO2 को वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। प्लांट्स का पूछा पर्टिकुलरली क्वेश्चन, और जो पानी बनता है उससे वो इधर से उधर सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, मिनरल्स वाटर्स एंड इधर से इधर ट्रांसफर करने में यूज कर लेता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भाई बच्चों के डाउट आते हैं तो मैंने ले लिए हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कई बार बच्चों को नहीं याद रहती है तो मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखकर दे दी है। इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब अगले 2 लेक्चर्स में हमें ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ना, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं, 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे। बहुत स्पीडली हम अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, बायो का 1 चैप्टर तो हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें भाई तैयारी करवाऊंगी एग्जाम की, MCQ, असर्शन, रीजन, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, अगर आप चाहते हो मैं लाइव आकर 10-10, 20-20 MCQs या असर्शन, रीजन डेली कराऊं तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।